आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी जगह खुश होंगे। देखिए, आपके और मेरे बीच में आपका फर्स्ट सेमेस्टर BA पार्ट फर्स्ट ईयर, जिसमें आपका आदि काव्य और भक्ति काव्य है, और शुरू के जो 3 पाठ हैं आपके, वो क्या है? आदि काव्य के। आदि काव्य का मतलब है आदिकाल से, और उसके बाद भक्ति काव्य है, उसका मतलब है भक्ति काल से। इसका मतलब आदि काल, जिसको हम जानते हैं वीर गाथा काल। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा काल परंपरा जो थी रासु साहित्य काव्य धारा की, जिसमें वीर गाथा काव्य के अंतर्गत या कहें कि रासु साहित्य के अंतर्गत 12 किनका रासु साहित्यों का उल्लेख किया गया है जो वीर रस से परिपूर्ण है। उन्हीं में से ये पाठ है, जिसका नाम क्या है? बीसल देव रास। बीसल देव रास जैसा सुना है कि भाई, जैसे रासु परंपरा के अंतर्गत देखने में लगता है कि बीसल देव रास में युद्ध की भूमिका, या कहें कि राजा का शौर्य पराक्रम, उसकी वैभव विलासता, उसकी चतुरंगी सेना का एक सजीव चित्रण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वीर रस इसमें नाम मात्र का है। बाकी ये कैसी है? श्रृंगार प्रधान रचना है। श्रृंगार प्रधान रचना है, जिसमें क्या है? एक राजा और एक रानी की प्रेम भरी गाथा का आधार मान के इसमें इसको लिखा है। पश्चिमी राजस्थान, जिसे अपन कहें कि पश्चिमी राजस्थान की एक क्या है? श्रृंगार प्रधान रचना है, जिसको हम बीसल देव रास के नाम से जानते हैं, या कहें कि अपन श्रृंगार प्रधान रचना है, जिसको प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अंतर्गत इसको रखा गया है। बहुत सारी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा जो है, जैसे आपका पहला पाठ दोहला मारूरा दुहा लौकिक साहित्य प्रेमाख्यान परंपरा के अंतर्गत था, ठीक उसी प्रकार बीसल देव रास प्रेमाख्यान परंपरा के अंतर्गत है। समझ लो, जो कि श्रृंगार प्रधान रचना है, और जिसमें क्या दिया है कि 128 छंदों में ये वर्णित है। 128 छंद, तो 128 छंदों में वर्णित है। दूसरा जो दिया है केदारा छंद, केदार जो मात्रिक छंद है, उसमें इसको राग में गाया गया है। और अलंकार की बात करें अपन, तो अलंकार में तो अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, श्लेष है, यमक है, अतिशयोक्ति है, बहुत सारे अलंकारों का जिक्र किया गया है। और बात करें भाषा की, तो भाषा सीधी बात है, आदिकाल की डिंगल पिंगल भाषा रही। अगर रासु लिखे हैं तो डिंगल भाषा का प्रयोग है, नहीं क्या? श्रृंगार प्रधान रचना है तो फिर पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बीसल देव रास के विषय में अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, बीसल देव रास जो कि एक आदिकाल कहें या भक्ति काल परंपरा के अंतर्गत जो विभिन्न काव्यधारा चली थी रासु, उनमें से एक रासु साहित्य काव्यधारा थी। इसका मतलब है कि रासु साहित्य में कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ रखे गए? जैसे बीसल देव रास है, पृथ्वीराज रासु है, परमाल रासु है, कुमार रासु है, नहीं क्या? आदि जो काव्य हैं वो इसी काव्य परंपरा के अंतर्गत रखे गए हैं। तो बीसल देव रास लिखने वाले जो कवि हैं वो कौन है? नरपति नाल है। नरपति नाल जो कि बीसल देव की क्या थे? दरबारी कवि थे बीसल देव के, जिनका दिया है कि नरपति नाल अजमेर के ही रहने वाले दिखाए हैं। और राज कवि के रूप में कौन थे? सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रह की रचना की है, वो उनके राजकवि थे। लेकिन अब बात यह आती है कि बीसल देव रास एक वीर काव्य होकर क्या है? ध्यान रखना, श्रृंगार प्रधान रचना है, जिसमें एक प्रेम को आधार मानकर अजमेर के चौहान वंशी राजा कौन है? बीसल देव। समझ लो, जिसको तृतीय या फिर कहें कि विग्रह राज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। और उधर जो मालवा प्रदेश है, उसके जो राजा भोज हैं परमार वंश के, उनकी जो पुत्री है राजमती, उनके प्रेम का चित्रण इसमें किया गया है। तो देखिए, बीसल देव रास का मतलब है कि ये रासु ग्रंथ परंपरा के अंतर्गत आता है, लेकिन वैसे ये प्रेमाख्यान काव्य है। ध्यान रखना, श्रृंगार प्रधान रचना है। बीसल देव, इसका मतलब है कि
बीसलदेव किस वंश का है? चौहान वंश का। तो चौहान वंश का इसका मतलब है कि जो अजमेर है, अजमेर में चौहानों का शासन रहा है। तो चौहान वंश में करीब दिखाया है कि 4 बीसलदेव रहे हैं। तो 4 बीसलदेव रहे तो कौन सा भोजराज के समकालीन है? इसमें ऐतिहासिक जो कल्पना है या फिर कहें कि ऐतिहासिकता का अभाव भी देखने को मिलता है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। राजा भोज कहीं कहीं दिखाया कि राजा भोज और बीसलदेव में 100 वर्ष का अंतर है, कैसे मेल हो सकता है। लेकिन अब उसका आधार ये माना है कि भाई हो सकता है कि जो दिया है मालवा प्रदेश के राजा हैं उनकी भोज उपाधि रही, उस आधार पर किसी भी राजा की पुत्री हो सकती है। तो ध्यान रखना कि इनका जो शासनकाल है बीसलदेव का शासनकाल 1150 से लेकर 1164 तक रहा है। इस बीसलदेव को किस नाम से जाना जाता है इतिहास में? बीसलदेव क्या दिया है? बीसलदेव तृतीय, बीसलदेव तृतीय, या फिर जिसे कहे विग्रह राज, विग्रह राज क्या दिया है? चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ के नाम से उसको जाना जाता है इतिहास में। उधर बीसलदेव तृतीय के नाम से जाना जाता है। तो बीसलदेव लिखने वाले कौन है? नरपति नाल है, जो उनके दरबारी कवि हैं, जो मूलतः अजमेर के ही दिखाए हैं। और ध्यान करना राज कवि के रूप में सोमदेव है, जिन्होंने ललित विग्रह लिखा है। बीसलदेव खुद राजा जो थे वो क्या दिए हैं? चौहान वंश, अजमेर, अजमेर के चौहान वंश, चौहान वंश के, अजमेर के चौहान वंश के प्रमुख राजा है। और चौहान वंश का क्या दिया है? स्वर्णकाल, चौहान वंश का स्वर्णकाल, चौहान वंश का स्वर्णकाल किस राजा के समय को कहा जाता है? तो ध्यान रखना बीसलदेव का, बीसलदेव राजा जो था जिसकी वैभव पर जो दिया है, वैभव विलास था, उसकी चतुरंगी सेना, उसका क्षेत्र अधिकार दिल्ली तक फैला हुआ है, इधर मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। तो इसका मतलब है कि चौहान वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है बीसलदेव राज। ये किसने कहा है? ये दशरथ, ये किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने ये बात बताई है कि बीसलदेव का समय चौहान वंश का क्या है? स्वर्णकाल कहा जाता है। अब देखिए बीसलदेव नरपति, बीसलदेव खुद क्या थे? संस्कृत के विद्वान, संस्कृत के क्या थे? विद्वान, संस्कृत के विद्वान थे खुद। इसीलिए क्या थे? कवियों को राजाश्रय, कवियों का राजा आश्रय दिया करते थे। संस्कृत के खुद विद्वान हैं, सम्मान करते थे पढ़ाई शिक्षा की, और कवियों का राजा आश्रय, इसीलिए इसको उपाधि, कौन सी उपाधि से नवाजा गया है? इसको दिया है कवि बांधव, कवि बांधव, कवि बांधव की उपाधि से बीसलदेव को नवाजा गया, क्योंकि इनके राजाश्रम में बहुत सारे कवि रहकर काव्य रचना करते थे। तो उन कवियों में एक तो जो दिया है सोमदेव ने क्या है? ललित विग्रह सोमदेव क्या थे? राजकवि थे इनके दरबार में। और दरबारी कवि, दरबारी कौन है? नरपति नाल कौन है? इनका दरबारी कवि है, ध्यान रखना। अब बीसलदेव राज, या कहें कि बीसलदेव राजा खुद संस्कृत के विद्वान हैं। तो संस्कृत के विद्वान, इन्होंने एक अपनी खुद ने काव्य रचना लिखी है जिसका नाम क्या है? हरिकेली। ये इनके द्वारा, खुद के द्वारा रचित, इसीलिए इनको कवि कहा जाता है कि बीसलदेव स्वयं कवि थे। तो हरिकेली विजय लिखा है। तो हरिकेली विजय में कौन? किरात और अर्जुन, इसका मतलब भगवान शंकर और अर्जुन के बीच का जो वार्तालाप संवाद है ना, जिसमें वराह को शिकार बनाते हैं, उसको आधार मानकर ये लिखा है।
तो ध्यान रखना। अब देखिए फिर बात आती है अपनी कि अजमेर क्या है, अजमेर। अब अपन बात करते हैं अजमेर। बीसलदेव किसका पुत्र है, ध्यान रखना। अजमेर कौन है, अर्णोराज। अर्णोराज का पुत्र कौन है, बीसलदेव है। बीसलदेव तृतीय या बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ, तो ये क्या है, अर्णोराज का पुत्र है बीसलदेव। जो कहाँ का शासक है, शाकंभरी क्षेत्र दिखाया है। पुत्र कौन है, बीसलदेव राजा। ये कहाँ का है, शाकंभरी क्षेत्र। इसका मतलब साबर झील। शाकंभरी क्षेत्र का मतलब कौन सा है, जो दिया है साबर झील को शाकंभरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है इतिहास में, जहाँ का राजा बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव तृतीय कहा जाता है। ये यहाँ का शासक है। और जो अजमेर जो है, अजमेर को क्या बनाया है, अजमेर को क्या बनाया, राजधानी। अजमेर को राजधानी बनाया। अजमेर की स्थापना के विषय में, अजमेर की स्थापना कब हुई थी, अजमेर की स्थापना कब हुई थी, 1112 में। किसने, अजय राज के द्वारा, जो क्या थे, 23वें चौहान शासक थे अजय राज। कितने, 23वें क्या दिए हैं, चौहान शासक जो दिया है, चौहान शासक 23वें चौहान शासक अजय राज जो थे, उन्होंने 1112 में अजमेर की स्थापना की। और इसी अजमेर को बीसलदेव ने अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए इसके बाद और भी जो चीज़ें हैं जिसमें बीसलदेव के विषय में दिया है। बीसलदेव ने अजमेर में, आपने नाम सुना होगा, अजमेर में क्योंकि शिक्षा की प्रति रुचि थी, तो अजमेर में इन्होंने क्या दिया है, सरस्वती क्या दिया है, कंठाभरण क्या दिया है, पाठशाला, कंठाभरण पाठशाला। इसकी स्थापना की थी शिक्षा के क्षेत्र में, जो अजमेर में की थी बीसलदेव ने, जिसको वर्तमान में क्या है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 क्या है, दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो 1899 किसने, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, बीसलदेव द्वारा जो स्थापना की गई थी सरस्वती कंठाभरण पाठशाला संस्कृत में, उसको वर्तमान किस नाम से जाना जाता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन 1899 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किया। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है, 16 खंभों दिया है कि 16 खंभों पर ये टिका हुआ है, 16 खंभों पर टिका हुआ है 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब ये 2.5 ऐसा नहीं है कि 2.5 दिन में बना हो, नहीं, यहाँ क्या है कि जो उर्स लगता था, 2.5 दिन का उर्स, जो मुसलमानों का त्यौहार है उसे बोलते हैं, तो उर्स 2.5 दिन लगता था, तो उसी के नाम से ये बिल्डिंग को आधार बनाया, 2.5 दिन का झोंपड़ा इसको घोषित कर दिया। तो देखिए सरस्वती, इसके बाद जो दिया है कि बीसलदेव, आपने सुना है, जिसमें दिया है टॉक में आपने सुना है बीसलपुर बांध जो है वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है, बीसलदेव के द्वारा। बीसलपुर नगर, बीसलपुर बांध, ये जो टॉप में है ये भी इनके द्वारा बनाया हुआ है। अब देखिए इधर बीसलदेव जो है, इन्होंने दिल्ली को जीता। दिल्ली को कब जीता? 1163
1163 में दिल्ली को जीता है, और दिल्ली को जीता यहाँ, दिल्ली को जीतकर कौन सा स्तंभ? शिवालिक। यहाँ दिल्ली को जीतकर क्या है? शिवालिक स्तंभ का निर्माण किया। शिवालिक स्तंभ का निर्माण किया दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली को जीता 1163 में शिवालिक स्तंभ का निर्माण किया, समझ लो। और शिवालिक स्तंभ इसीलिए इनका दिल्ली को जीतने के कारण इनका क्या नाम पड़ा? विग्रहराज। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि, विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि से इसी शुभ अवसर पर इसको उपाधि दी गई थी विग्रहराज चतुर्थ, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को जीतकर और शिवालिक स्तंभ का निर्माण किया और अपने शासन क्षेत्र में उसको अपना लिया। तो ये एक थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय था। क्यों? कारण यह है कि आपके सिलेबस फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा उसका बीसलदेव का परिचय। दूसरी चीज देखिए, अब इसमें जो दिया है, अब देखिए इसमें जो बीसलदेव राज की कथा है वो 4 भागों में विभाजित की गई है। 4 भाग। ये 2 कौन कौन है? इसमें 2। यहाँ इधर कौन है? मालवा प्रदेश। मालवा प्रदेश का कौन है राजा? भोज। राजा भोज है। राजा भोज किस वंश का है? परमार वंश का राजा भोज है। भोज की पत्नी कौन है? भानुमती। परमार वंश का है, मालवा प्रदेश का है। और ये मालवा प्रदेश का जगह जो दिखाई है वो स्थान कौन सा दिखाया है? वो स्थान दिखाया है धार नगरी जो मालवा प्रदेश में है। परमार वंश के हैं राजा भोज। इनकी बेटी जो है परमार की, उनका नाम क्या है? राजमती। जिनका प्रेम किससे हुआ है? बीसलदेव। इधर कौन है? अजमेर के कौन है? चौहान शासक। अजमेर के चौहान शासक अजमेर के कौन है? बीसलदेव, जिसको अपन तृतीय के नाम से या फिर कहें कि विग्रहराज के नाम से अपन इतिहास में जानते हैं। बीसलदेव चौहान वंशी है, ठीक है। तो बीसलदेव और राजमती जो है उनकी क्या है? प्रेम कहानी। उनकी प्रेम कहानी या कहें कि प्रेमाख्यान काव्य है बीसलदेव। अब बात यह है कि कितने वर्गों में इसको विभाजित किया है, तो ध्यान रखना। देखिए इसमें जो दिया है कि 4 वर्ग, बीसलदेव और क्या है कि इनका बीसलदेव रास की कथा का वर्गीकरण 4 खंडों में विभाजित है। 4 खंडों में विभाजित है। अब देखिए 4 खंडों में पहले इसमें क्या है? बीसलदेव राजमती के विवाह का वर्णन, ठीक है। दूसरा क्या है? बीसलदेव का रूट कर उड़ीसा चले जा। और तीसरा है राजमती की विरह वियोग का चित्रण है। और चौथा है
राजमती बीसल देव, राजमती और बीसल देव का पुनर्मिलन का वर्णन। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बीसल देव रास में क्या कथा है? बीसल देव रास में जो कथा है ना, वो 4 खंडों में विभाजित की गई है। और 4 खंडों को विभाजित का मतलब पहला बीसल देव राजमती के विवाह का वर्णन है, ठीक है, प्रेमाख्यान का परंपरा है, उसी के अंतर्गत उसको रखा है। तो उनकी कैसी शादी हुई, राजा भोज ने अपनी बेटी राजमती का बीसल देव कैसे चुना, सब जिक्र किया है। बीसल देव का रूट कर उड़ीसा चला जाना है। औरत की बात कड़वी लग गई तो वो छोड़ के यहाँ से चला जाता है, उड़ीसा जाकर 12 साल नौकरी करता है, उसके बाद लौट कर आता है। और राजमती के अब उसके जाने के बाद राजमती का जो 11 साल निकले हैं वो बड़े विरह से कठिन निकले हैं, इसीलिए उसके दुख को दिखाया है। और उसके बाद में राजमती बीसल देव लौट के उड़ीसा से आया है, फिर उनका पुनर्मिलन हुआ है। उसके बाद ही उनके गर्भाशय हुए हैं और उसके बाद ही उनके जीवन का एक सफर शुरुआत हुआ है। तो ये बीसल देव रास की संक्षिप्त कथा थी, ठीक है। बाकी पद जो है उनको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। नमस्कार।